हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का आज की क्लास में। आज हमारा सेल बायोलॉजी में जो ऑर्गेनेल्स हम कर रहे थे ना, उसकी आज आखिरी क्लास है। उसके बाद हम सेल साइकिल सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल के बारे में, जिसमें हमने पिछली क्लास में 3 ऑर्गेनेल्स पढ़े थे: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus और वैक्यूल। आज की क्लास में हम माइक्रोबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो बॉडीज में 5 ऑर्गेनल्स आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और हम लोगों ने काफी कुछ, क्योंकि 19 लेक्चर हुए हैं इससे पहले, तो आप समझ सकते हैं कि सेल बायोलॉजी में मैंने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। हर एक चीज एकदम डीप में डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। तो आज की क्लास में हम लोग माइक्रो बॉडीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, माइक्रो बॉडीज क्या होता है इसको समझने से पहले एक बार मैं पेन यूज कर लेती हूँ और कलर भी देख लेती हूँ क्या है। ठीक है, चलिए पिंक यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि माइक्रो बॉडीज क्या होते हैं। ठीक है ना। माइक्रो बॉडीज नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, माइक्रो मीन्स होता है कि कोई चीज बहुत छोटी है, और बॉडीज आप समझ सकते हैं, है ना। तो माइक्रो बॉडीज का मतलब होता है कि ये बहुत ही छोटे स्फेरिकल बॉडीज होते हैं। स्फेरिकल मतलब कैसे? ऐसे गोल बॉडी, गोल स्ट्रक्चर इनका होता है, और ये काफी ज्यादा छोटे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। ठीक है ना। मतलब ऐसा ऑर्गेनेल जो कि सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा हो, साथ में कैसा हो, काफी ज्यादा छोटा हो, और कैसा, स्फेरिकल हो, मतलब आकार उसका कैसा हो, गोल हो। तो उसको हम किस में रख देते हैं? उसको हम माइक्रो बॉडीज की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है ना। अब ये आपको केवल यूकेरियोट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। अब यूकेरियोट्स में भी आपको जो है कहाँ पे देखने को मिलते हैं ये आपको कुछ प्लांट्स में देखने को मिल सकते हैं, फंजाई के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और प्रोटोजोअन्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम। कुछ एनिमल्स में भी ये पाए जाते हैं, केवल प्रोटोजोअन में नहीं, अदर एनिमल्स में भी, आपके जो हायर एनिमल्स हैं उनमें भी पाया जाता है कुछ ये इसमें से ऑर्गेनल्स, जैसे कि आपका लाइसोसोम, जिसपे हम बात करेंगे आगे। ठीक है ना। तो मेनली आपके माइक्रो बॉडीज जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। पहला है आपका लाइसोसोम, दूसरा है पैराक्सिसोम, तीसरा स्फीयरोसोम, चौथा ग्लाइऑक्सिसोम, और पांचवा है आपका लोमासोम्स। ठीक है, इन सभी को आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये यूनिट हो जाए फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे कराऊंगी मैं, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। और डेली हमारा जो चल रहा है अभी टेलीग्राम का हमारा जो ग्रुप है जूलॉजी और बॉटनी का अलग अलग, सब में डेली जो है रात को 9 बजे प्रैक्टिस होती है ना। जूलॉजी और बॉटनी का बिल्कुल फ्री में क्विज दिया जाता है, सभी के लिए फ्री है। कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, पब्लिक ग्रुप है ना। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, हमारे बैच के जो पेड स्टूडेंट है, मैं उनको बोल रही हूँ। और जो लोग, अगर ये यूट्यूब पे क्लास जाएगी, तो यूट्यूब के जितने स्टूडेंट हैं आप सभी लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, LSPS25। ये लिख करके टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे ना, तो आपको हमारा ग्रुप लाइफ साइंस पाठशाला मिल जाएगा। इसे ज्वाइन कर लीजिए। रात को डेली 9 बजे प्रैक्टिस होती है, बिल्कुल फ्री में क्वेश्चन दिया जाता है, सारे स्टूडेंट कर रहे हैं प्रैक्टिस, आप लोग भी ज्वाइन करिए। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद, है ना। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, बैच वालों के लिए तो मैं आपको हमारा जो है पेड ग्रुप जो है आपका बैच का, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, वहां मैं आपको लिंक भेज दूंगी, वैसे भेजा भी है। तो जो लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों को तो पता है, लेकिन आगे जो न्यू स्टूडेंट जुड़ेंगे उनके लिए वो लोग मुझे मैसेज कर देंगे, तो भी मैं उनको जो है लिंक दे दूंगी। आप लोग जुड़ जाइए, डेली प्रैक्टिस करिए, है ना। वो कोर्स के साथ में जो टेस्ट सीरीज है उससे तो प्रैक्टिस करिए ही करिए, क्योंकि सिलेक्शन तो प्रैक्टिस से ही मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ जो फ्री में होता है क्विज, ये कुछ नए क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसे भी प्रैक्टिस करिए आप लोग। चलिए फिलहाल क्लास पे बात कर लेते हैं। क्लास में हम आज की क्लास में हम ये पांचों टाइप के माइक्रो बॉडीज की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइसोसोम की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। लाइसोसोम जो है सेल के लिए बहुत जरूरी है।
क्यों जरूरी है इसको हम समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जानते हैं कि लाइसोसोम होता क्या है। लाइसोसोम आपका, क्योंकि ये माइक्रो बॉडी है तो ये भी काफी छोटा होता है, स्फेरिकल मतलब गोल होता है, और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी, कि लाइसोसोम के पास क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको याद रखना है ना, लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करता है। उसके बाद मेनली आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइसोसोम आपको एनिमल सेल में देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ये एनिमल सेल में ही पाया जाता है, ये प्लांट सेल में भी देखा गया है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एनिमल सेल में है, लेकिन प्लांट सेल में भी ये पाया जाता है। अब डिस्कवरी से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो डी डुवे सर को हम कैसे भूल सकते हैं। सी डी डुवे इनका नाम है, और इन्होंने 1955 मतलब 1955 में डिस्कवर किया था लाइसोसोम को लिवर सेल के अंदर से। ठीक है। इनिशियली जब इन्होंने डिस्कवर किया था तो इसका नाम क्या दिया गया, नाम था इसका पेरी कैनलिकुलर डेंस बॉडीज। ठीक है। इन्होंने इसको क्या कहा, पेरी कैनलिकुलर डेंस बॉडी के नाम से इसको बुलाया, है ना। लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है पी मेटाइल। पी मेटाइल जो है, इन्होंने 1964 में 1964 में लाइसोसोम को प्लांट सेल में देखा, है ना। सबसे पहले लिवर सेल में मतलब एनिमल में देखा गया सर डी डुवे के द्वारा, तब उसको कहा गया पेरी कैनलिकुलर डेंस बॉडी। लेकिन 8-9 साल के बाद पी मेटाइल आए जिन्होंने प्लांट सेल में भी लाइसोसोम को देखा, और स्पेशली कहाँ पे देखा था, न्यूरोस्पोरा में। न्यूरोस्पोरा क्या है, ये आपका एक फंजाई है ना, एस्कोमाइसिटीज का ये मेंबर है, जिसको आप रेड मोल्ड या फिर इसी को आप क्या कह देते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से न्यूरोस्पोरा को जाना जाता है ना। क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है ना। और जेनेटिक्स में भी न्यूरोस्पोरा को यूज किया जाता है, इसीलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ दी प्लांट किंगडम कहते हैं। क्योंकि ड्रोसोफिला जो है, ड्रोसोफिला ऐसा मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिसपे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, और इसकी पूरी तरीके से ना इसकी बॉडी के हर एक पार्ट पे रिसर्च हो चुका है। तो उसी तरीके से न्यूरोस्पोरा भी यूज किया जाता है हमारे जो है प्लांट किंगडम में, इसीलिए प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला न्यूरोस्पोरा को कहते हैं। ठीक है। साइज की बात करें लाइसोसोम के, तो ये आपका 0.25 से 0.50 माइक्रोमीटर तक होता है ना। क्योंकि बहुत छोटी साइज है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही इसको देखना पॉसिबल हो पाएगा, और सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये भी आप जानते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम होते हैं उस पे भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं तो कौन कौन से हैं, एसिड फास्फेटेज एंजाइम होता है इसके अंदर, एसिड राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, कैथेप्सिन एंजाइम इसी के अंदर पाया जाता है, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एक चीज की एसिड फास्फेटेज नहीं भूलना है आपको, दूसरा आपको कैथेप्सिन नहीं भूलना है। ठीक है। तो ये सारे एंजाइम्स जो है हाइड्रोलेज एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, जो कि क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये एंजाइम्स जो होते हैं इनकी एक्टिविटी किस पीएच पे होती है, तो इनकी जो एक्टिविटी है, सबसे परफेक्ट जो इनकी एक्टिविटी होती है, मतलब ऑप्टिमम या मैक्सिमम जो एक्टिविटी है, ये पीएच 5 पे ये शो करते हैं। पीएच 5 कैसा है, एसिडिक पीएच है ना। 7 आपका न्यूट्रल होता है, 7 से आप कम जाएंगे जितना वो एसिडिक होता जाएगा, 7 से ज्यादा बढ़ेंगे तो क्या होगा, एल्कलाइन होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी इन जो एसिड हाइड्रोलेजेस हैं, इनकी एक्टिविटी पीएच 5 पे नोट की गई है। अब अगर हम बात करें तो जो आपका लाइसोसोम है, क्योंकि पीएच 5 पे सारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लाइसोसोम जो है इसके अंदर का पीएच कितना होगा, लगभग 5 होगा, तभी तो सारे एंजाइम वहां पे प्रॉपर फंक्शन कर पाते हैं, है ना। अब क्योंकि पीएच 5 है उसके अंदर का लाइसोसोम का, तो वो पीएच 5 होगा कैसे, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो साइटोसॉल हमारा होता है वो उसका पीएच 7 या 7 से स्लाइटली अबव होता है ना। तो क्योंकि लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में ही तो है, तो वो पीएच कैसे मेंटेन होगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए लाइसोसोम के मेम्ब्रेन पे एटीपी ड्रिवेन एक प्रोटॉन पंप पाया जाता है
है ना। ये एक प्रोटॉन पंप होता है जो कि क्या करता है, साइटोप्लाज्म से लगातार प्रोटॉन को लाइसोसोम के अंदर पंप करता रहता है एटीपी का यूज करके, इसीलिए इसको एटीपी ड्रिवन प्रोटॉन पंप कहते हैं, ठीक है। और इसी की मदद से क्या होता है, लगातार साइटोप्लाज्म से जब भी जरूरत होती है तो प्रोटॉन को पंप कर दिया जाता है लाइसोसोम के अंदर, जिसकी वजह से लाइसोसोम की जो एसिडिटी है, मतलब जो एसिडिक उसका एनवायरमेंट है वो मेंटेन रहता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब प्रोटॉन ही क्यों पंप किया जाता है, अगर वैसे तो मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग काफी लेट से प्रिपेयर करना स्टार्ट किए हो, है ना, पढ़ाई छोड़े काफी टाइम हो गया हो, तो आप ये भी रिवाइज कर लीजिए कि पीएच हमारा जो है प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर जो है किसी सॉल्यूशन में प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है ना। वहीं अगर OH का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, OH निगेटिव का, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो है पीएच एल्कलाइन हो गया, है ना। तो जितना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा आपका H प्लस जितना हाई होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए लाइसोसोम के मेम्ब्रेन पे प्रोटॉन पंप होता है और साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन को पंप करता रहता है ये पंप, है ना। ये एक प्रोटीन चैनल होता है ना, क्या प्रोटीन होता है, प्रोटीन से बना हुआ मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जो कि प्रोटॉन पंप की तरह काम करती है, जो कि साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन को लाइसोसोम के अंदर डालती रहेगी, जिसकी वजह से वहां का एनवायरमेंट एसिडिक बना रहता है। और कितना होना चाहिए, पीएच 5 होना चाहिए, ताकि वहां के एंजाइम्स प्रॉपर फंक्शन कर सके। नेक्स्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपकी, कि लाइसोसोम जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनिल है जो कि पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है। अभी पिछली क्लास जो हमने कर ली थी ना, उसमें हमने गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो आप बताइए। हमने पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी बॉडीज जो होती हैं, ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों आपके होते हैं प्लियोमॉर्फिक। मॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक क्या होता है, देखिए, एक होता है प्लियोमॉर्फिक, दूसरा होता है पॉलीमॉर्फिक। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, ये दोनों कैसे होते हैं, ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब जिनका शेप, एक निश्चित शेप जिनका ना हो, एक निश्चित आकार जिनका ना हो, है ना, उनका शेप अगर हमेशा चेंज होता रहता है तो हम कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है या ऐसे ऑर्गेनिल प्लियोमॉर्फिक होते हैं। मतलब जिसका निश्चित आकार ना रहे उसको हम प्लियोमॉर्फिक नेचर का कहते हैं। तो ER और गोल्जी दोनों ही प्लियोमॉर्फिक होते हैं, जबकि लाइसोसोम जो आपका है ये कैसा होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या हो गया, पॉली मीन्स होता है बहुत सारे या डिफरेंट, और मॉर्फिज्म का मतलब क्या है, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। तो लाइसोसोम जो है अलग अलग मॉर्फोलॉजी में पाया जाता है, इसीलिए कहते हैं कि लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। मेंस की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो ER और गोल्जी के लिए ये टर्म जरूर यूज करेंगे, और साथ में लाइसोसोम अगर आ जाए तो उसके लिए पॉलीमॉर्फिज्म आप जरूर यूज करेंगे। साथ में जो जो वो मॉर्फोलॉजी शो करता है लाइसोसोम, वो भी आपको क्रम से लिखना पड़ेगा मेंस में, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। अब पॉलीमॉर्फिज्म ये कैसे शो करते हैं, कि लाइसोसोम आपको ना 4 फॉर्म में देखने को मिलेगा। सबसे पहले जब लाइसोसोम बनता है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, तब हम उसको कह देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी बस इतना समझिए कि ये जो 4 मॉर्फोलॉजी है वो है प्राइमरी लाइसोसोम, फिर बनता है सेकेंडरी लाइसोसोम, उसके बाद रेजिडुअल बॉडी बनती है, और समटाइम्स आपको ऑटोफेजिक वैक्यूल के फॉर्म में भी लाइसोसोम देखने को मिलता है। तो ये 4 मॉर्फोलॉजी शो करता है अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से, इसीलिए इसको कहते हैं कि लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, मतलब ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिल है ना। आगे चलिए। अच्छा, अगर आपको याद हो तो बताइए, गोल्जी बॉडी के बारे में एक और चीज मैंने बताई थी आपको, कि गोल्जी बॉडी जो है ना ये कैसा होता है, गोल्जी बॉडी की हम बात कर लें, गोल्जी बॉडी की हम बात कर लेना, तो ये आपका कैसा होता है, ये कैसा ऑर्गेनिल है, पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड का मतलब ये पोलैरिटी शो करता है, ठीक है ना। अब आगे चलिए। अब हम समझते हैं कि ये प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी, फिर रेजिडुअल बॉडी, फैगो क्या है, ऑटोफेजिक वैक्यूल, ये सारे क्या हैं।
है ना? कैसे, किस बेसिस पे इनको ये नाम दिया जा रहा है लाइसोसोम को? तो सबसे पहले तो जब लाइसोसोम बनता है ना? जब लाइसोसोम बनता है और उसके अंदर केवल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, तो हम उसको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, है ना? क्योंकि हमें पता है कि इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं और हाइड्रोलिटिक एंजाइम का काम क्या होता है? हाइड्रोलिसिस करना। किसी भी मॉलिक्यूल को आप उसमें डाल दो, वो उसको तोड़ देगा, है ना? तो इसके पास क्या है? हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी होती है लाइसोसोम के पास। तो ऐसा लाइसोसोम जो अभी नया-नया बना है, इसके पास केवल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, लेकिन अभी इसके पास कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिसको इसे डाइजेस्ट करना है। तो इस हिसाब से ये, क्योंकि कोई भी ऐसा मटेरियल है ही नहीं जिसको डाइजेस्ट करना है, तो अभी ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ऐसे लाइसोसोम को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी लाइसोसोम, जिसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम है लेकिन वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो आपका कहलाएगा प्राइमरी लाइसोसोम। उसके बाद क्योंकि ये डाइजेशन करता है, तो अब इसी प्राइमरी लाइसोसोम के पास एंजाइम ऑलरेडी थे। अब आपने क्या किया कि अगर सेल ने इसको ऐसा मटेरियल दे दिया, ऐसा पार्टिकल दे दिया कि लो अब इसका डाइजेशन तुम्हें करना है ना? तुम्हारे पास तुम्हारा टारगेट है, अब अपना काम शुरू करो। तो ऐसा प्राइमरी लाइसोसोम जिसके पास एंजाइम था और उसे डाइजेशन करने के लिए वो पार्टिकल भी मिल गया, मतलब कि आपका प्राइमरी लाइसोसोम ही है जिसमें एंजाइम है और उसके साथ भी वो मटेरियल है जिसका उसको डाइजेशन करना है। तो अब उस लाइसोसोम को आप कहने लग जाते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है? आई होप ये अंतर समझ आया होगा आपको। उसके बाद क्या होता है कि अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम अपना काम शुरू करेगा। अभी इसको मटेरियल मिल गया डाइजेशन के लिए, तो ये क्या करेगा कि ये डाइजेशन शुरू कर देता है। लेकिन जब ये डाइजेशन शुरू कर लेता है लेकिन अभी पूरा नहीं किया रहता है ना डाइजेशन, तो उस दौरान जो इसकी मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल बॉडीज। मतलब कि ऐसा लाइसोसोम जो कि इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड मटेरियल अपने पास रखा हो, पूरी तरीके से उसको डाइजेस्ट नहीं किया हो, तो उस दौरान जो मॉर्फोलॉजी आपको देखने को मिलती है लाइसोसोम की, उसी को रेजिडुअल बॉडी कहते हैं, है ना? अब एक और इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि लाइसोसोम्स जो होते हैं ना, ये आपके एक्सटर्नल पार्टिकल के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना? सेल के अंदर किस प्रोसेस से करते हैं? फैगोसाइटोसिस की मदद से। फैगोसाइटोसिस जो है, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको समझाया था कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है। फैगोसाइटोसिस के बारे में अगर हम समझें ब्रीफ में, तो अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है जो सेल के बाहर है और सेल उसको क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक वेसाइकल बनाता है जिसके अंदर उस सॉलिड पार्टिकल को पैक करके सेल के अंदर लाता है और फिर वो वेसाइकल आकर के लाइसोसोम से फ्यूज हो जाता है, जिससे कि वो पार्टिकल लाइसोसोम के अंदर चला जाता है और लाइसोसोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिसकी मदद से वो पार्टिकल का डाइजेशन हो जाता है। ठीक है? तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है ना? यही है आपका फैगोसाइटोसिस। और इसी फैगोसाइटोसिस में आपका जो मटेरियल एनगल्फ किया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, है ना, वो मटेरियल जब अगर वेसाइकल में पैक होकर के आता है ना, तो वो क्या बनाता है, जैसे ये वेसाइकल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने एक वेसाइकल बनाया जिसके अंदर मान लीजिए कि ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है? ये एक बैक्टीरिया है जिसको पैक करके सेल के अंदर लाया गया। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, जिसके अंदर बैक्टीरिया है और ऊपर वेसाइकल है, इसी को आप क्या कह देते हैं? इसी को आप कह देते हैं फैगोजोम। ठीक है? यही है आपका फैगोजोम, जो कि क्या होता है, लाइजोजोम के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाता है और ये जो वेसाइकल है, ये जो वेसाइकल है आपकी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी है। और मैंने आपको बताया कि जितने भी ऑर्गेनेल्स है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सभी का कंपोजिशन जो है लगभग सेम होता है। तो ये वेसाइकल जा करके लाइसोसोम की मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाता है और ये जो बैक्टीरिया है ये लाइसोसोम के अंदर डिलीवर कर दिया जाता है। अब जब ये डिलीवर कर दिया जाएगा तो लाइसोसोम अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम से इसको क्या करेगा, कट पीट करके पूरा डाइजेस्ट कर देगा, खत्म कर डालेगा, है ना? तो इस तरीके से ये एक बैक्टीरिया को पूरा डाइजेस्ट कर जाता है। तो यही जो पूरा प्रोसेस है इसी को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो यही चीज लिखी है कि लाइसोसोम जो है ये फैगोसाइटोसिस में पार्टिसिपेट करता है। अगर कोई एक्सटर्नल पार्टिकल सेल के द्वारा आता है, एनगल्फ किया जाता है, तो उसको ये क्या कर देता है, मार देता है, खत्म कर देता है ना? चलिए, अब उसके बाद कुछ और चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट था फैगोसाइटोसिस जो पहले ही आपको मैं समझा चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक आप देख रहे हैं ऑटोफेजी और दूसरा है ऑटोलिसिस।
ये दोनों चीजों में अंतर समझिए आप लोग, ठीक है, इन दोनों में अंतर समझिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑटोफेजी क्या होता है। ऑटोफेजी ये होता है कि जैसे कि आपका मान लीजिए कि कोई सेल है, मान लीजिए ये सेल है, इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, है ना, ये बहुत सारे आपके ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारे आपके ऑर्गेनेल्स हैं। अब सपोज कि ये ऑर्गेनेल्स किसी वजह से इस सेल पे स्ट्रेस पड़ा, कोई दबाव पड़ा, कोई मैकेनिकल इंजरी हुई, जिसकी वजह से इस सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स डैमेज हो गए, है ना, कोई ऑर्गेनेल जो है डैमेज हो गया, ठीक। तो उस केस में क्या होगा कि अगर ये ऑर्गेनेल डैमेज हो गए हैं तो अब ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। जब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि वो मेल फंक्शन करें, हो सकता है कि उनका फंक्शन नॉर्मली वो अगर जिस तरीके से काम कर रहे थे तो सेल के लिए सब कुछ फायदा ही फायदा था, अगर वो गड़बड़ हो गए, डैमेज हो गए, तो हो सकता है वो कुछ ऐसा करे जिससे सेल को नुकसान हो। तो अगर नुकसान होगा तो सेल उसको अपने पास क्यों रखेगा, वो चाहेगा ना कि इसकी सफाई हो जाए, इसको हटा दिया जाए, ताकि सेल प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो उस दौरान ये जो डैमेज्ड सेल जो सेल ऑर्गेनेल्स है ना, इन्हीं को क्या किया जाता है, लाइसोसोमल एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर क्या हो, कोई सेल ऑर्गेनेल डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम अपने जो हाइड्रोलिटिक उसके पास एंजाइम्स है उसकी मदद से उस डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेल को अगर वो डाइजेस्ट कर लेता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेजी, ठीक है। ये है आपका ऑटोफेजी, जो यहाँ पे लिखा है कि डाइजेशन ऑफ डैमेज्ड या फिर डेड सेल ऑर्गेनेल बाय लाइसोसोमल एंजाइम इज नोन एज ऑटोफेजी, है ना। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आपको। अब दूसरी चीज क्या है कि फिलहाल तो ये समझिए कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जब ऑटोफेजी होती है ना तो उसके लिए पहले एक वेसाइकल में ये जो ऑर्गेनेल्स है, जो डैमेज्ड या डेड ऑर्गेनेल्स है, इनको पैक किया जाता है। तो जब इनको पैक किया जाता है, अपने खुद के ही ऑर्गेनेल को, डैमेज्ड ऑर्गेनेल को पहले वेसाइकल में पैक किया जाता है, उसके बाद इसको लाइसोसोम से फ्यूज करा दिया जाता है, जिससे कि इसका जो है डाइजेशन हो जाता है, डिग्रेडेशन कर दिया जाता है। तो जिस वेसाइकल में इसको पैक किया गया अपने खुद के ऑर्गेनेल को, उसको हम कहते हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल, है ना। और ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर को। फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट किया जाता है इस प्रोसेस से, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि केवल यही ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट किया जाता है, अदर ऑर्गेनेल्स का भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में माइटोकॉन्ड्रिया ईआर का किया जाता है। अब दूसरी चीज है आपकी ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस क्या होती है, ऑटोलिसिस का मतलब होता है कि अभी तक तो हमने देखा ऑटोफेजी में कि सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स अगर डैमेज हुए या उनकी डेथ हुई तो लाइसोसोम उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करके डिग्रेड करके खत्म कर देता है ना, ताकि सेल को कोई नुकसान ना हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरी की पूरी सेल ही डैमेज हो गई, ये पूरा सेल है और ये पूरा सेल ही क्या हुआ, डैमेज हो गया, या तो पूरी सेल डैमेज हो गई या फिर इस सेल की किसी वजह से डेथ हो गई, है ना, या डैमेज हुआ या फिर सेल की क्या हुई, डेथ हो गई, सेल की डेथ, है ना, सेल की क्या हुई, इधर लिख देती हूँ, डेथ हो गई। अब सेल की डेथ हो गई या फिर हो सकता है कि सेल की एज हो जाए, क्योंकि जितने भी लिविंग जो चीजें हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग सेल्स हैं, एक टाइम के बाद उनकी एज पूरी हो जाती है तो उनकी डेथ होनी ही है ना। तो सेल्स की भी डेथ होती है एक एज होने के बाद, अगर डैमेज नहीं हुआ है तो भी। तो अगर कोई सेल है उसमें डैमेज हुआ या फिर उसकी जो है एजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई और उसकी डेथ हो गई या डेथ होनी है, तो उस दौरान पे भी क्या होता है कि ऐसे सेल्स को भी लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। जिस सेल के अंदर वो था, उस सेल की अगर जो है डेथ हो जाए या फिर उसकी एज पूरी हो जाए या वो सेल किसी वजह से डैमेज हो गया, तो वो अपनी खुद की ही सेल को अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज करके डाइजेस्ट कर देता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोलिसिस। मतलब ऑटो मतलब खुद की, लिसिस मतलब खुद की, खुद का ब्रेक डाउन कर देना, मतलब अपनी खुद के ही सेल, जिस जिस घर में वो था उस घर को ही उसने क्या किया, तोड़ ताड़ के खत्म कर डाला, खुद भी मर गया और अपने घर को भी तोड़ दिया, ऐसा होता है। तो इसको कहते हैं ऑटोलिसिस। तो ऑटोफेजी में खुद के, अपने खुद के सेल के ऑर्गेनेल्स को क्या किया जाता है, लाइसोसोम के द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है, डैमेज या डेड सेल ऑर्गेनेल को। और ऑटोलिसिस में अपनी खुद की सेल जिसमें वो रह रहा था, अगर वो डैमेज हो जाए या फिर उसकी एज प्रोसेस हो जाए कंप्लीट,
तो वो क्या करता है, अपने खुद के ही सेल को डिग्रेड कर देता है अपने एंजाइम रिलीज करके, तो उसको ऑटोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट, लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं ये कैन आल्सो परफॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब देखिए, अगर लाइसोसोमल एंजाइम को सेल के बाहर रिलीज किया जाए ना, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी परफॉर्म कर सकता है। मतलब सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का जो कंटेंट होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन कहते हैं। तो अगर सेल के बाहर लाइसोसोमल एंजाइम को रिलीज किया जाए तो ये सेल के बाहर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कर सकता है। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी है। अब देखिए, एक और लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टारवेशन की कंडीशन आती है, स्टारवेशन का कंडीशन मतलब जैसे मान लीजिए कई कई दिनों तक अगर कोई लगातार भूखा रहे या कोई व्रत रखे, तो उस केस में स्टारवेशन की कंडीशन आती है जहाँ पे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है, तो एनर्जी की कमी होने लगती है ना। जब आप कुछ खाएंगे नहीं तो एनर्जी कैसे बनेगी, एटीपी कैसे बनेगी, तो वो होता है स्टारवेशन का कंडीशन। तो उस दौरान ये जो लाइसोसोम होता है ना, ये अपने खुद के कुछ इंट्रासेलुलर मटेरियल को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। क्यों करता है ऐसा? ताकि वो जो मटेरियल है जब वो डाइजेस्ट हो और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे तो उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट वो सेल यूज करता है और फिर कुछ और दिन तक वो जिंदा रहने की कोशिश करता है। ठीक है, तो लाइसोसोम आपका स्टारवेशन के दौरान जो है न्यूट्रिएंट्स रिलीज करवाने में मदद करता है ताकि सेल ज्यादा दिन तक जीवित रह सके। ठीक है ना, तो ये काम भी लाइसोसोम करता है। तो इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो जो लाइसोसोम है आपका, ये इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर और फैगोसाइटिक डाइजेशन, ये सारे काम ये करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइसोसोम की क्या है जो पूछा जाता है, कि लाइसोसोम जो है इसको सुइसाइडल बैग या आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहते हैं? आई होप कि ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी कि इसको क्यों कहते हैं कि ये सुइसाइडल बैग है। इसीलिए क्योंकि ये अपने एंजाइम से अपने खुद के ही सेल के या अपने खुद के जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है ना, उनको डिग्रेड कर देता है। इसीलिए इसको सुइसाइडल बैग कहते हैं। ठीक है, जैसे हम खुद को ही मार लें उसी तरीके से ये भी क्या करता है, अपने ही जिस सेल के अंदर रह रहा है उसी सेल को ये खत्म कर देता है। इसीलिए इसको सुइसाइडल बैग कहते हैं। लाइसोसोम की ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसकी ओरिजिन आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होती है। कैसे होती है? जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ये लगातार वेसाइकल्स बना करके निकालता रहता है ना। और ये वेसाइकल्स खाली थोड़ी होते हैं, इसके अंदर भरे होते हैं जरूरत के एंजाइम्स जो हमने ऊपर पढ़े है ना। एसिड फास्फेटेज था, एसिड राइबोन्यूक्लियेज था, है ना, काफी सारे एंजाइम्स थे। तो वो सारे के सारे एंजाइम्स ये क्या करता है, प्रोसेस करके पूरे तरीके से परफेक्ट मेच्योर प्रोटीन एंजाइम बना करके इसी वेसाइकल में पैक कर करके क्या करता है, ये भेजता रहता है बाहर डेस्टिनेशन पे। तो ये वेसाइकल जा करके फ्यूज होते हैं एक दूसरे से, और फ्यूज होते 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 क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, है ना, प्राइमरी लाइसोसोम। तो इसी तरीके से लाइसोसोम की ओरिजिन होती है गोल्जी बॉडी से। ठीक है, यहाँ लिखा है एंजाइम कंटेनिंग वेसाइकल्स के थ्रू, मतलब उनके फ्यूजन से। अब लाइसोसोम जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, प्रॉपर प्रोग्रेशन ऑफ माइटोसिस एंड क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। अब ये देखिए, ये आपका जो है ना न्यू है, और अगर आप मेंस के लिए लिख रहे हैं तो आप ये लाइन जोड़ेंगे ना तो आपको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। क्यों बोल रही हो ऐसा? क्योंकि ये आपका मैंने जो है एकदम रिसेंट जो है रिसर्च पेपर से मैंने ये चीज उठाई है। ठीक है ना, ये आपका रिसर्च पेपर से लिया गया डेटा है। तो अगर आप इसको भी इंक्लूड करते हैं मेंस में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपके एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, अभी जो है रिसेंट में जो चीजें चल रही हैं, जो रिसर्च वगैरह हो रहा है, आपको उसकी भी नॉलेज है। ठीक है, तो इससे इम्प्रेशन अच्छा आता है। तो ये चीज भी याद रखें कि लाइसोसोम जो है अभी रिसेंट रिसर्च से पता चला है कि ये आपके माइटोसिस के प्रोग्रेस में भी लाइसोसोम मदद करता है, और साथ ही साथ जब एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है तो उस दौरान भी लाइसोसोम का इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। अब कैसे देखा गया है इसके लिए आप पेपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कभी स्टेटमेंट में भी आ जाए एग्जाम में, है ना, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। आगे चलेंगे, अगला हम माइक्रोबॉडी पढ़ेंगे जो है आपका पराक्सीसोम, है ना। पराक्सीसोम के बारे में जानते हैं। पराक्सीसोम क्या है, ये भी आपका जो है छोटा सा गोल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है या माइक्रोबॉडी है ना। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पराक्सीसोम भी आपका कहाँ पे, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है।
जैसे लाइसोसोम था, मोस्ट ऑफ द केसेस में एनिमल में था, लेकिन प्लांट में भी वो देखा गया। उसी तरीके से पैराक्सिसोम है, या आपका जो है एनिमल और प्लांट दोनों जगहों पे पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्कवरी की बात करें इसके, तो टॉलबर्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1969 में 1969 में डिस्कवर किया था पैराक्सिसोम को। कहाँ से? लीवर सेल से। लीवर सेल से लाइसोसोम की भी डिस्कवरी हुई थी, और लीवर सेल से ही आपका पैराक्सिसोम भी डिस्कवर किया गया था, है ना। इसको पैराक्सिसोम नाम क्यों दिया गया था, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब पैराक्सिसोम नाम इसको इसलिए दिया गया था क्योंकि इस ऑर्गेनेल के अंदर देखा गया कि एक आपका हाईली टॉक्सिक कंपाउंड बन भी रहा था और उसका ब्रेक डाउन भी हो रहा था। मतलब वो बनता भी था और उसी में टूटता भी था। उसका नाम क्या था? उस हाईली एक्टिव और टॉक्सिक कंपाउंड का नाम था हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये एक फ्री रेडिकल की तरह काम करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये हमारे सेल के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, हमारे सेल के लिए, मेम्ब्रेन के लिए, प्रोटीन्स के लिए, हर एक चीज के लिए ये काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये आपका कहाँ बन रहा था? इसी ऑर्गेनेल के अंदर बन भी रहा था और टूट भी रहा था। इसीलिए इसकी प्रेजेंस की वजह से ही इस ऑर्गेनेल को नाम दिया गया पर ऑक्सीजोम। ठीक है ना। अब पेरोक्सिसोम जो है, इसके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि आपका यूरेट ऑक्सीडेज हो गया, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज हो गया, एमिनो एसिड ऑक्सीडेज हो गया, मतलब भर भर के ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं। ठीक है, और एमिनो ट्रांसफरेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, उसके अलावा आपका ग्लाई ऑक्सिलेट रिडक्टेज, पर ऑक्सीडेज और कैटलेज। कैटलेज आपको नहीं भूलना है, ठीक है। एक तो कई सारे ऑक्सीडेज और दूसरा आपका कैटलेज एंजाइम कहाँ पे होता है? पेरोक्सिसोम में। ये आपको नहीं भूलना। आगे चलेंगे। अब ये जो इतने सारे ऑक्सीडेज एंजाइम्स थे ना, यही मिलकर के क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बना देते हैं। ठीक है, ये बना देते हैं, और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बना, ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, नॉट एक्टिव, इट इज रिएक्टिव। ठीक है ना, मतलब ये किसी भी मॉलिक्यूल के साथ ये बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, और पूरे के पूरे वहां के जो पार्ट है सेल के, उनको क्या करता है? वो डैमेज कर सकता है। ये हाईली रिएक्टिव और काफी ज्यादा टॉक्सिक भी होता है, काफी ज्यादा ये पॉइजनस होता है। ठीक है ना। तो इसको, क्योंकि ये इतना टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी हमारी सेल प्रॉपर फंक्शन करती है, और वो इसलिए करती है क्योंकि जहां पे ये बना, पैराक्सिसोम के अंदर ये बना ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से, है ना। तो ये इतना टॉक्सिक है कि उसी पैराक्सिसोम ने पहले इसको बनाया, फिर इसी की टॉक्सिसिटी को, इसके इफेक्ट को कम करने का एंजाइम भी इसने बना दिया। ठीक है, तो वो एंजाइम कौन सा है? वो है आपका कैटलेज एंजाइम। और ये कैटलेज एंजाइम क्या करता है? इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करता है ना, तोड़ देता है। तोड़ करके ये आपका वाटर और ऑक्सीजन में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये हार्मलेस प्रोडक्ट में बदल जाता है। अब वाटर और ऑक्सीजन दोनों ही यूजफुल होते हैं हमारे लिए, है ना। तो ऑक्सीजन भी यूज कर लिया जाता है आपका रेस्पिरेशन में या अदर प्रोसेस में, और वाटर भी यूज कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जिस ऑर्गेनेल ने बनाया, उसी ने इसको तोड़ने का भी इंतजाम कर लिया था, है ना, ताकि सेल हमारी डैमेज ना हो सके। ठीक है, और साथ ही साथ क्योंकि ये हार्मलेस प्रोडक्ट में चेंज करता है, जिसकी वजह से आपके सेल को भी ये प्रोटेक्ट करता है टॉक्सिक इफेक्ट से, है ना। नेक्स्ट हम साइज की बात करें, तो पैराक्सिसोम की साइज आप देख रहे हैं केवल 0.1 माइक्रोमीटर होती है। इतना छोटा, मतलब सबसे ज्यादा अब तक आपने जितने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े, उनमें सबसे छोटा आपको इसी का डायमीटर देखने को मिला है ना। इसी वजह से जो पैराक्सिसोम है, ये चीज आपको याद रखनी है ना। इसीलिए जो पैराक्सिसोम है, इसको स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहा जाता है। देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल की बात की जाए, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल की अगर बात करें, तो वो कौन है? बताइए। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है आपका राइबोसोम, है ना। अब राइबोसोम जो है ये कैसा होता है? ये आपका मेम्ब्रेन लेस होता है ना। ये आपका मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक है, मतलब ऐसा ऑर्गेनेल जिसपे मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो मेम्ब्रेन लेस पूछे या ओवरऑल स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल पूछा जाए, तो आप बताएंगे राइबोसोम। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा ऑर्गेनेल सबसे छोटा होता है पर उसपे मेम्ब्रेन भी होती है, तब आप बताएंगे परऑक्सीसोम के बारे में। ठीक है, जिसकी साइज केवल 0.1 माइक्रोमीटर होती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका नंबर जो है ना वो वेरी करता है सेल टू सेल। जनरली आपका ये 70 से लेके 100 मॉलिक्यूल तक हो सकता है ना। 70 से 100 ऑर्गेनिल एक सिंगल सेल के अंदर देखे जा सकते हैं। कैटलेज कहाँ पे होता है? कैटलेज आपका जो है इसी पेरोक्सिसोम के ही अंदर होता है और काफी ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में आप कैटलेज एंजाइम को देखते हैं, क्योंकि पेरोक्सिसोम में खूब सारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अंदर खूब सारे हाइड्रोजन कैटलेज एंजाइम भी मौजूद होता है। ठीक है, आगे चले तो प्लांट्स के केस में अगर पूछा जाए कि प्लांट्स में पेरोक्सिसोम क्या काम करता है, इसका एक फंक्शन बताइए, तो आप बताएंगे कि पौधों में जो पेरोक्सिसोम होता है ना, वो स्पेशली आपका फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है ना। फोटो रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा, प्लांट फिजियोलॉजी में हम इसको पढ़ेंगे। तो फोटो रेस्पिरेशन को और किस नाम से जानते हैं? इसको आप C2 साइकिल भी कहते हैं, C2 साइकिल भी कहते हैं, या फिर इसी को आप ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल, है ना। ग्लाइकोलेट साइकिल भी या C2 साइकिल भी आप इसको कहते हैं। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है जो कि मोस्टली C3 प्लांट में चलता है। ठीक है, तो C3 प्लांट में चलता है। एक्चुअली फोटो रेस्पिरेशन 3 ऑर्गेनल्स में मिलकर के कंप्लीट होता है, क्लोरोप्लास्ट, परागजिजोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो परागजिजोम यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है इस प्रोसेस में, इसीलिए लिखा है कि प्लांट सेल में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि परागजिजोम फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट, ये आपका परागजिजोम जो है ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है, स्पेशली एनिमल सेल के केस में। ठीक है ना। उसके अलावा और बात करें कि ये क्या काम करता है, तो क्योंकि इसके पास काफी सारे ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं, जैसे एमिनो एसिड ऑक्सीडेज है, यूरेट ऑक्सीडेज है, तो ये एमिनो एसिड और यूरिक एसिड इन सब का ऑक्सीडेशन भी करता है। आगे चले तो इसके पास और भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देती हूँ वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि इसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि वेरी लॉन्ग चैन फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब कि 18 कार्बन से ज्यादा बड़ी जो फैटी एसिड के जो चैन्स होते हैं, अगर उनमें 18 कार्बन से ज्यादा कार्बन है तो उनको हम जो है काफी ज्यादा लंबी चैन वाला फैटी एसिड मानते हैं। तो उनका ऑक्सीडेशन भी कहाँ पे होता है? पेरोक्सिसोम में होता है। अब इसको क्या बोलते हैं ये नोट करिए, इसको कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, है ना, बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि एक और ऑर्गेनिल है जहां पे बीटा ऑक्सीडेशन होता है। कहाँ पे होता है? ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है आपका क्या? बीटा ऑक्सीडेशन, है ना, बीटा ऑक्सीडेशन। अब मैं बोल रही हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रहा है और परागजिजोम में भी हो रहा है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन या फिर बीटा ऑक्सीडेशन किस मॉलिक्यूल का माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और कौन सा है जिसका परागजिजोम में होगा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है ग्रेटर देन 18 कार्बन, तो ऐसा फैटी एसिड जिसके जो चेन्स हैं वो 18 कार्बन से ज्यादा के हैं, उनको वेरी लॉन्ग चेन कंसिडर किया जाता है ना। तो अगर 18 कार्बन से ज्यादा लंबे फैटी एसिड चेन्स हैं तो उनका ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? वो आपका चलता है कहाँ पे? पर ऑक्सीजोम में, है ना, पर ऑक्सीजोम में। लॉन्ग चैन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा पराक्सीजोम में, जिसको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर 18 कार्बन से कम कार्बन वाला फैटी एसिड चैन है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये अंतर है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन जब आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि वहां पे शॉर्ट चैन या फिर लॉन्ग चैन मेंशन किया होगा। अगर नहीं किया है तो आपका दोनों में से केवल एक ऑर्गेनिल का नाम होगा, या तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा या फिर पराक्सीजोम होगा। ठीक, आगे चले तो पराक्सीजोम जो है ये आपका कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड की भी सिंथेसिस करता है लिवर सेल के केस में, है ना। लिवर में जो पराक्सीजोम होता है वो कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड भी बनाने का काम करता है। उसके अलावा ये आपका ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है यहाँ पे जूलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका पराक्सीजोम जो है ये क्या सिंथेसिस करता है? प्लाज्मा
प्लाज्मेलोजेन्स, ठीक है। ये सिंथेसिस करता है प्लाज्मेलोजेन की, और ये प्लाज्मेलोजेन क्या होते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड है ब्रेन टिश्यू का, ठीक है। तो ब्रेन टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड क्या है आपका, प्लाज्मेलोजेन, जिसकी सिंथेसिस भी पराक्सीसोम के अंदर होती है। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेस्टिंग भी है, क्या है कि एक एंजाइम होता है ल्यूसीफरेज। ये ल्यूसीफरेज एंजाइम जो है ना, ये लाइट प्रोड्यूस करा सकता है ना, ये लाइट का प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये एंजाइम। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग दोनों फैक्ट है ये। तो कहाँ पे करता है, फायर फ्लाई में। फायर फ्लाई मतलब आपका जुगनू, लिख देती हूँ, जुगनू, है ना। जो जुगनू है गर्मी के दिनों में शहरों में तो नहीं दिखता, बट जो लोग गांव में होंगे देखते होंगे जुगनू को, इसके बैक साइड पे ना लाइट जलती है बुझती है, जलती है बुझती है। तो वो जो लाइट एमिट होता है वो कैसे होता है, इसी ल्यूसीफरेज एंजाइम के ही मदद से होता है ना। और ये ल्यूसीफरेज एंजाइम भी कहाँ पे पाया जाता है, इसी पराक्सीजोम के ही अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पराक्सीजोम जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के लिए। आगे चलेंगे, तीसरे टाइप का माइक्रोबॉडी देखेंगे। तीसरा है आपका स्फीयरोसोम। थोड़ा पानी पी लेती हूँ मैं। ठीक है, स्फीयरोसोम की हम बात करेंगे। तो स्फीयरोसोम भी आपका छोटा सा प्यारा सा है ना, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड एक छोटा सा वेसाइकल के फॉर्म में भी में ये ऑर्गेनिल जो है रहता है, ठीक है। अब मेनली आपका स्फीयरोसोम कहाँ पे पाया जाता है, आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। रेयरली स्फीयरोसोम जो है एनिमल सेल में मिलेगा, नहीं तो मोस्टली ये आपका प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी की थी हैंस्टिन ने। हैंस्टिन ने कब की थी, 1880 में, 1888 में, सॉरी 1880 में। नेक्स्ट, पहले क्या माना जाता था स्फीयरोसोम के बारे में, कि स्फीयरोसोम जो है ये प्लांट सेल का लाइसोसोम है ना। पहले ऐसा कहा जाता था कि लाइसोसोम जो है एनिमल सेल में केवल पाया जाता है, और प्लांट में लाइसोसोम के जगह पे एक और ऑर्गेनिल होता है जिसका नाम है स्फीयरोसोम। क्यों ऐसा माना जाता था, क्योंकि ये जो स्फीयरोसोम होता है ना, इसके पास भी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि रिजेम्बलेंस शो करते हैं किससे, लाइसोसोमल एंजाइम से। मतलब जैसे लाइसोसोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थे बहुत सारे ना, उसी तरीके से स्फीयरोसोम के पास भी कई कई सारे जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होने की वजह से पहले ऐसा माना जाता था कि प्लांट सेल का लाइसोसोम कौन है, ये आपका स्फीयरोसोम। लेकिन बाद में पता चला कि स्फीयरोसोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के अलावा अदर एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो है, जो पहले की जो धारणा थी वो गलत हो गई, और ये पता लगा कि स्फीयरोसोम जो है बाकी दूसरे काम भी करता है। उसके बाद डायामीटर की हम बात करें तो ये आपका 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी ओरिजिन कैसे होती है। स्फीयरोसोम की जोम की जो ओरिजिन होती है वो मानी जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, SER से, ठीक है ना। SER से कैसे होगा, वेसाइकल से ही ये बनेगा, है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या रफ, इनका काम है वेसाइकल बनाना। वेसाइकल में पैक करेंगे ये खूब सारे एंजाइम और प्रोटीन को या फिर दूसरी चीजों को, और जो है अपनी बॉडी से डिटैच कर देंगे, और फिर ये वेसाइकल आगे चल के जाएगा, और फिर जहां इसको जाना है वो चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे से वेसाइकल्स फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, स्फीयरोसोम। याद रखने का तरीका ये है कि जैसे यहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एस आ रहा है, उसी तरीके से स्फीयरोसोम में भी एस आता है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि स्फीयरोसोम की ओरिजिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुई है। अब एंजाइम्स की बात कर ले यहीं पे कि कौन से एंजाइम्स इसके पास होते हैं, तो इसके पास भी राइबोन्यूक्लियेज होता है, एस्टरेज होता है, फास्फेटेज होता है, प्रोटीएज है और हाइड्रोलेजेस है, ठीक है। तो इतने सारे एंजाइम्स है जो कॉमन है, ये कॉमन है आपका, और ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो जिसकी वजह से पहले ऐसा मान लिया जाता था कि ये प्लांट सेल का लाइसोसोम है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब इसका मेजर फंक्शन अगर हम देख ले स्फीयरोसोम का, तो मेजर फंक्शन आपका है सिंथेसिस और स्टोरेज करना फैट्स और ऑयल का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, यही दो तीन लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन, एंजाइम, फंक्शन, ठीक। ओके, और डिस्कवरी किसने की, मेनली कहाँ पे पाया जाता है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट है आपका ग्लाइऑक्सिसोम, जो कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है ना, स्पेशली प्लांट के लिए ग्लाइऑक्सिसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको समझिए आप, है ना। आगे चलेंगे। ग्लाइऑक्सिसोम जो है ये भी आपका एक स्पेशलाइज्ड माइक्रोबॉडी होता है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। इसके लिए याद रखेंगे आप कि ये मेनली आपका कहाँ पे होता है, केवल प्लांट सेल में देखा जाता है, जैसे स्पियरोसोम पाया जाता है। ये भी आपका छोटा सा प्यारा सा गोल एकदम वेसाइकल होता है जो कि सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा होता है ना। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? इसकी डिस्कवरी एक बीवर्स नाम के वैज्ञानिक ने की थी 1961 में, 1961 में। कहाँ से की थी? कैस्टर सीड के एंडोस्पर्म से। अब कैस्टर सीड रिसिनस कम्युनिस जिसका बॉटेनिकल नेम है, यूफोरबिएसी फैमिली का मेंबर है। तो इसका जो कैस्टर सीड होता है, जिससे आपने सुना होगा कैस्टर ऑयल भी यूज किया जाता है ना, तो काफी ज्यादा वो फैटी ऑयल्स होते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी में इसको अरंडी भी कहा जाता है, अरंडी का तेल कहा जाता है। तो ये जो कैस्टर सीड्स होते हैं ना, इनमें खूब सारा एंडोस्पर्म होता है, तो ये एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं और इसमें खूब सारा फैट भी होता है, जिसकी वजह से इनका ऑयल यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसी कैस्टर सीड के एंडोस्पर्म से बीवर नाम के वैज्ञानिक ने ग्लाइऑक्सिसोम की डिस्कवरी करी थी। ये ग्लाइऑक्सिसोम जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? केवल जो है प्लांट सीडलिंग के केस में आपको सबसे ज्यादा ग्लाइऑक्सिसोम देखने को मिलेगा। अगर आप ग्लाइऑक्सिसोम की स्टडी करना चाहते हैं तो आपको प्लांट सीडलिंग्स देखनी होंगी, है ना। प्लांट सीडलिंग मतलब कि जब कोई सीड जर्मिनेट करता है तो जो जर्मिनेटिंग कंडीशन होती है ना, तो उस दौरान प्लांट जो प्लांट जर्मिनेटिंग सीड है उसी को प्लांट सीडलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो स्पेशली यहाँ पे लिखा भी है कि ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ फैटी सीड्स। तो ये कैस्टर जो है, कैस्टर सीड, इसके पास खूब सारे फैटी एसिड्स होते हैं जिसकी वजह से इनको फैटी सीड कह देते हैं, ठीक है। तो जब इनका जर्मिनेशन होता है और सीडलिंग बनती है तो उस दौरान आपको सबसे ज्यादा ग्लाइऑक्सिसोम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये आपके आ, हाँ, ऐसा नहीं है कि ये आपको केवल प्लांट सेल में और सीड में, स्पेशली जर्मिनेटिंग सीड में ही मिलता है। ये ईस्ट में भी पाया जा सकता है, जैसे जिसको सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज का आपका मेंबर है ये ईस्ट, बेकिंग ईस्ट और कई सारे नामों से जाना जाता है इसको। तो ईस्ट में, और न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसको रेड मोल्ड भी कहते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ दी प्लांट किंगडम भी कहते हैं, और ये भी एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, और ये दोनों ही फंजाई हैं, ठीक है। तो वहां पर भी ग्लाइऑक्सिसोम इनमें भी देखा जाता है। अब ग्लाइऑक्सिसोम जो है ना, इसमें एक साइकिल चलती है जिसको ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं, ठीक है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। अब ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इसमें चल रहा है तो इसके जरूरत के जितने भी एंजाइम्स होंगे कहाँ पे होंगे? वो भी इसी ग्लाइऑक्सिसोम के ही अंदर होंगे, है ना, कॉमन सेंस। तो वो भी आपके ग्लाइऑक्सिसोम के ही अंदर पाए जाते हैं, है ना। और ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जब फैटी एसिड का जर्मिनेशन हो रहा होता है तो यही ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलती है, और जो स्टोर किए हुए फैट रहते हैं, क्योंकि कौन सा सीड जो है देखा जाता है, कौन से सीड में? फैटी सीड्स में, जहां पे ढेर सारे फैटी एसिड्स और ऑयल्स लिपिड्स होते हैं ना, तो ऐसी सीड में ये पाया जाता है ग्लाइऑक्सिसोम। और उसी में क्या चलता है? ग्लाइऑक्सिलेट चलता है। और इस साइकिल की मदद से क्या किया जाता है कि जो सीड के अंदर फैट्स, ऑयल्स, लिपिड्स स्टोर रहते हैं, स्पेशली फैट्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो स्टोर किए हुए फैट रहते हैं ना, उनको तोड़ करके कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज में उनको चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है, जर्मिनेशन के दौरान जब स्टोर फैट को तोड़ करके कन्वर्ट किया जा रहा है ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में, किस साइकिल की मदद से? ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल की मदद से, ठीक है। यही है आपका ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल, जिसको हम प्लांट फिजियोलॉजी के टाइम पे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और देखिए, ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल और क्रेब्स साइकिल जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि अरे, ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं क्रेब्स साइकिल। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल और क्रेब्स साइकिल में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है। केवल एक दो एंजाइम का फर्क होता है, एक दो स्टेप का फर्क होता है, बाकी पूरे स्टेप्स आपको, सारे इंटरमीडिएट्स, एंजाइम, सब कुछ सेम टू सेम दिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये तो क्रेब्स साइकिल है, बट ध्यान से पढ़ना होगा आपको, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में थोड़ा अंतर है ना। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जबकि यहाँ पे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में फैट टूटता है ना, स्टोर किया हुआ फैट या लिपिड टूटता है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज
ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है इनमें। पढ़ेंगे साइकिल को हम, मजा आएगा आपको। आगे चले तो ये जो कन्वर्जन होता है यही आपका किसके थ्रू होता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस की भी प्रोसेस होती है। हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और ये सारी साइकिल हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि इंपॉर्टेंट ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एंजाइम्स जो हैं वो कहाँ पे होते हैं, इसी ग्लाइऑक्सिसोम में होते हैं। और कौन कौन से एंजाइम होते हैं, जैसे कि मैलेट सिंथेटेज एंजाइम हो गया, एकोनिटेज हो गया। एकोनिटेज आपने कहाँ पढ़ा है, एकोनिटेज आपने क्रेब्स साइकिल में पढ़ा होगा, है ना। उसके अलावा आइसोसिट्रेटेज, ये आइसोसिट्रेटेज उसका नहीं है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल का ये नहीं है, जबकि एकोनिटेज है। उसके अलावा आपका सिट्रेट सिंथेटेज हो गया, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज भी आपने कहाँ पे पढ़ा है, उसी में पढ़ा है, क्रेब साइकिल में। तो ये भी आपका कॉमन एंजाइम हो गया। उसके अलावा ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, कैटलीज, ये सारे एंजाइम्स आपके ग्लाइऑक्सिसोम में पाए जाते हैं, जो कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। सो फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ग्लाइऑक्सिसोम जो है ये स्पेशली कब किसमें इन्वॉल्व होता है, मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड लिपिड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। तो ग्लाइऑक्सिसोम का मेन रोल कहाँ पे होता है, आपका सीड जर्मिनेशन के दौरान होता है और प्लांट में होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलती है यहाँ पे, जहाँ पे स्टोर किया हुआ लिपिड जो है वो यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके। और क्यों यूज किया जाता है, सीड जर्मिनेशन के लिए, ताकि जर्मिनेटिंग सीड को एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 माइक्रोबॉडी। लास्ट बचता है आपका लुमाजोम, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। अब जो लोग जो है यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। आपका टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, है ना, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, और उसके अलावा जितने भी अदर स्टेट के बायोलॉजी लेक्चरर के एग्जाम्स हैं, है ना, उन सभी के लिए आपको बैचेस हमारे ऐप लाइफ साइंस पाठशाला पे मिल जाएंगे। तो आप अगर किसी भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप लाइफ साइंस पाठशाला डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। और जो लोग आईफोन यूज करते हैं उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप गूगल पे ये हमारा लाइफ साइंस पाठशाला सर्च कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट खोलिए और वहां से लॉग इन कर लीजिए, साइन इन कर लीजिए, और आप जो है ऐप डाउनलोड करिए। उसमें वेबसाइट पे जो है ना, ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक दी हुई है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा कोर्स या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हर कोर्स के साथ में आपको 699 का टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में ही दिया जा रहा है। ये टेस्ट सीरीज आप चाहें तो ऐसे ही ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। और रक्षाबंधन पे 1 हफ्ते के लिए आपको ऑफर भी दिया जाएगा, जहाँ पे अभी ये बायोलॉजी के कोर्सेज जो है ये 2800 के मिल रहे हैं ना, तो रक्षाबंधन पे आपको ये कोर्सेज जो है, हो सकता है कंपनी से बात मैं करूंगी अभी, हो सकता है ये केवल 2100 रुपए में ही दे दिए जाएं। ठीक है ना, तो कोर्स की प्राइस और टेस्ट सीरीज दोनों की प्राइस घटेगी। तो जिन स्टूडेंट को ज्वाइन करना है आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं उस 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है ना, और जो है हर कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज, डेली लेक्चर आता है, पीडीएफ पीपीटी नोट्स मिलता है, साथ में टेस्ट सीरीज फ्री है आपके लिए, और वन लाइनर नोट्स भी दिए जाएंगे, डाउट सेशन चलेगा। और उसके अलावा आपका जो है डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे टेलीग्राम पे तो हो ही रही है ना। आपको जो है 24/7 सपोर्ट मिलेगा, जो भी डाउट है आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप नंबर नोट कर लीजिए, ये नंबर है हमारा, ये नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपकी मेरे से डायरेक्ट बात हो जाएगी, कोई भी क्वेरी हो कोर्स से टेस्ट से सीरीज से रिलेटेड आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आगे चलते हैं। और अगर टेस्ट सीरीज की हम बात कर ले तो टेस्ट सीरीज हमारा आपको ना सबसे बेहतर मिलेगा, इससे बेहतर टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे टेस्ट में ना सिलेबस के हर एक टॉपिक से 3 लेवल में क्वेश्चन दिए जाते हैं, इजी लेवल, फिर मीडियम, फिर हार्ड। 3 लेवल में क्वेश्चन होते हैं हर एक टॉपिक से। ठीक है ना, उसके अलावा आपको पूरे टेस्ट सीरीज में 10 जूलॉजी के और 10 बॉटनी के फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे पूरे सिलेबस से, है ना, नए सिलेबस पे और नए एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है सारे। बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे आपको टेस्ट सीरीज। आप चाहे केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, और आप चाहे तो हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, कोर्स के साथ ये सारी चीजें फ्री हैं। टेस्ट सीरीज में आपको कुछ वन लाइनर नोट्स भी दिए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनकी।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और कुछ टाइम में जब एग्जाम डेट आ जाएगी ना, तो हम लाइव टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे डेली जो है, जो लोग टेस्ट सीरीज में होंगे या कोर्स में, वो लोग डेली हम एक लाइव टेस्ट देंगे और आप लोग जो है टेस्ट जो है दे करके मतलब आप टेस्ट दीजिए और मैं जो है ग्रुप में या यूट्यूब पे जो है उसका रिजल्ट शेयर करूंगी। ठीक है ना? तो इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट होगा। तो फिलहाल के लिए इतना अभी रहने देते हैं, काफी बातें हो जाती हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और लास्ट जो आपका सेल ऑर्गेनेल है वो है लोमाजुम, उस पे बात करेंगे। तो लोमाजुम जो है ये भी आपका मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा होता है। और इसके बारे में जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि इसका लोकेशन क्या है। इसका लोकेशन है कि ये मौजूद होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में, है ना? जैसे कि ये आपकी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हो गया आपका सेल वॉल। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और ये सेल वॉल हो गई। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही ऐसे इस तरीके का इन्वेजिनेशन होता है और इसी को आप कहते हैं क्या? लोमा लोमाजोम। ठीक है ना? यही है लोमाजोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल लिख दूं यहाँ पे, सेल, कहाँ चला जाता है यार, यहाँ लिख देते हैं, ये आपका सेल वॉल हो गया और ये क्या है, ये आपकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक इन्वेजिनेशन हो जाता है और इसी को आप कहने लगते हैं लोमाजोम। ठीक है, यही है लोमाजोम। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये फंगल सेल के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, फंगल सेल में ये देखने को मिलता है। और इसकी जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी ना, ये भी फंगल हाइफी में ही ये देखा गया था। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? गिरबार्ट ने की थी। गिरबार्ट ने 1958 में, 1958 में। और इसको नाम दिया था मूरे और मैक एलियर ने। ठीक है, मूरे और मैक एलियर ने 1961 में इसको क्या कहा था? लोमाजोम कहा था। कहाँ से देखा गया था? ये फंगल हाइफी में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। आगे चलेंगे। देखिए इसके बारे में बुक में आप ढूंढेंगे ना तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने निकाली है बाकी की, ये सब कुछ रिसर्च पेपर से, नेचर पब्लिकेशन का जो आता है आपका रिसर्च पेपर, है ना? तो रिसर्च पेपर से मैंने सारा डेटा लिया है। तो जो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये डेटा आपको याद होने चाहिए, स्पेशली जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, है ना? अपने एग्जाम में आप जरूर लिखिएगा इसको। चलिए, तो मोस्ट कॉमनली आपको ये फिलामेंटस फंजाई में देखने को मिलता है लोमाजोम, इंक्लूडिंग बेसिडियोमाइसिटिस। तो फंजाई में बहुत सारे ग्रुप या बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो उनमें बेसिडियोमाइसिटीज में जो फिलामेंटस फंजाई होते हैं, उनमें आपको लोमाजोम मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। लेकिन ये अदर फंजाई और कुछ फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल फंगस में ही आपको देखने को ये बेसिडियो में ही मिलेगा। स्ट्रक्चरली की बात करें अगर इसकी, तो ये बिल्कुल आपका वेसाइकल जैसा हो सकता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। ये ट्यूबुलर भी हो सकता है, मतलब ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर लैमिलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में, मतलब इस तरीके से लैमिली के फॉर्म में भी ये हो सकता है। और इसकी बात करें प्रेजेंस की, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इन्वेजिनेशन होता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इस तरीके से मुड़ करके ऐसे इन्वेजिनेट हो गई, है ना? तो इसी को आप लोमाजोम कहने लग जाते हैं। और कहाँ पे होता है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में। ठीक है, उसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर इसके फंक्शन की बात करें तो एग्जैक्ट फंक्शन अब तक पता नहीं चल पाया है, इस पे रिसर्च चल रही है। और अगले बैच में, अगर अगले बैच तक पेपर में और भी कुछ चीजें आ जाती हैं रिसर्च पेपर में, तो मैं वो सारी इंफॉर्मेशन भी नेक्स्ट बैच में इंक्लूड करूंगी। अभी आपके बैच के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन मुझे रिसर्च पेपर से मिल पाई है कि ये आपका सेल वॉल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, पर्टिकुलरली किसमें? ट्रांसपोर्ट या एक्टिविटी ऑफ सेल वॉल सिंथेसाइजिंग मटेरियल या एंजाइम्स, है ना? तो मेन फंक्शन इसका अभी तक जो पाया गया है वो है सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, क्योंकि ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में मौजूद होता है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन और इसका फंक्शन अब तक पता नहीं चल पाया है ना? लोमाजोम जो है ये, लोमाजोम जो है ये ऐसा नहीं है कि ये केवल फंजाई में ही पाया जाता है, बल्कि ये उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको फंजाई जैसे देखने को लगते हैं, देखने में लगते हैं, उनमें भी ये देखा गया है।
उसके अलावा कुछ हायर प्लांट्स और एल्गी में भी ये लोमाज़ोम पाया जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने पूरा सेल ऑर्गेनेल कंप्लीट कर लिया है आज, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है सेल डिवीजन और सेल साइकिल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 क्लासेस लगेंगी, 3 क्लासेस। एक में हम माइटोसिस कर लेंगे, एक में मेयोसिस और एक में हम सेल साइकिल का रेगुलेशन कर लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से 3 और क्लासेस लगेंगी और ये यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी। काफ़ी लेंदी रहा ये यूनिट, है ना? काफ़ी कुछ हमने पढ़ा इसमें, और क्योंकि आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है और इतनी डिटेल में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर मैं आपको ऊपर ऊपर पढ़ा के निकल जाऊंगी, एक क्लास में 5-5 6-6 ऑर्गेनिल छोटे छोटे से पढ़ा दिए और 1 घंटे की क्लास में, तो फिर ऐसा कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो, है ना? सिलेक्शन चाहिए तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और ये क्लास देखने के बाद आप लोग रिवीजन क्या करिए, क्लास कंप्लीट करके तुरंत ही जो नोट्स है उसको तुरंत पढ़िए। इससे क्या होता है कि आपको चीजें बहुत लंबे टाइम तक याद रहती हैं। जब मैं CSIR के लिए प्रिपेयर करती थी, नेट जेआरएफ के लिए, तो मैं यही करती थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नोट्स नहीं बनाए। आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाया है। मैं जेआरएफ हो गई, लेकिन मैंने कभी जेआरएफ के लिए प्रिपेयर किया तो नोट्स नहीं बनाया, कभी नहीं लिखा। मेरा पढ़ने का तरीका अलग था, मेरी स्ट्रेटजी अलग थी। तो मैं आपको बता रही हूँ, उसमें से एक स्ट्रेटजी ये भी है कि आप जब क्लास देखें तो ध्यान से देखें, हर चीज को ध्यान से समझिए, और क्लास कंप्लीट होने के बाद तुरंत के तुरंत ये नोट्स तुरंत रिवाइज करिए, तो आपको वो बहुत समय तक याद रहेगा, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। अभी के लिए थैंक यू सो मच।